नमस्कार, आप देख रहे हैं CS न्यूज। मैं हूं कमलेंद्र झा। ये खबरों की शुरुआत करें और सबसे पहले बात करें बिहार के गिरते कानून व्यवस्था पर, जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक की। बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक किया, जिसमें राज्य स्तर के कई आला अधिकारी मौजूद थे। दरअसल पिछले दिनों राज्य भर में हत्या और कैश लूट जैसी कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसको लेकर अब कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने घोषणा की है, जो अब आईजी डीआईजी सड़क पर उतरेंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने फरमान जारी किया है, जो आईजी से लेकर डीआईजी तक सड़क पर उतरेंगे। सीएम की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने ये घोषणा की। बिहार में बड़े पैमाने पर थाना मैनेजर की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गृह सचिव को इसके लिए आदेश दिया है। थानों में MBA डिग्रीधारी प्रबंधकों को बहाल किया जाएगा। इस संबंध में सीएम नीतीश कुमार ने गृह सचिव और डीजीपी को आदेश जारी कर दिया है। आज की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द सभी थाना में मैनेजर को बहाल किया जाए। दरअसल बिहार में 1074 थाना और 225 OP है। इन सभी थानों के लिए एक साथ मैनेजर की बहाली होगी। तकनीकी योग्यताधारी और MBA डिग्रीधारी लोगों को नियोजित किया जाएगा। प्रबंधकों की जिम्मेदारी थाना की व्यवस्था को देखना, पुलिस गाड़ी को हैंडल करना और तमाम संसाधनों का रखरखाव करना होगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब गृह विभाग इस पर काम शुरू करेगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुहानी ने बताया कि थानों को अपग्रेड और अप टू डेट करने को लेकर तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में अब थाना प्रबंधकों को बहाल किया जाना है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा कि हर बड़े थानों को 25,000, मध्यम थाने को 15,000 और छोटे थानों को 10,000 रुपए स्टेशनरी एवं अन्य सामान के लिए दिए जाएंगे। 5 बहुत महत्वपूर्ण मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 2 माओवादी मारे गए हैं। AK-47 की रिकवरी हुई है। वैशाली में 3 वो सोना लुटेरा गिरोह के लोग मारे गए एक साथ एक मुठभेड़ में। उनके पास से भी 2 AK-47 की रिकवरी हुई। पूर्णिया में फिर 3 AK-47 के साथ AK-47 का स्मगलिंग करने वाले आदमी को, किंगपिन को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। तो ये सब चीजें भी हुई हैं। पेट्रोलिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब कितना होगा? ये माइक्रो लेवल पर एक्सरसाइज अभी किया जाएगा। इसका जवाब अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश मिला है, माइक्रो लेवल पर जाकर के हम लोग पूरा इंसेंटिव, डीजी टीम जाकर के पटना जिले की गश्ती की जो व्यवस्था है उसकी रिव्यू करेगी। रिव्यू करके उसमें जो संशोधन करना होगा, जोड़ना होगा, घटाना होगा, उसको अप्रूव करके उसके हिसाब से गश्ती की व्यवस्था। गाड़ियां हैं क्या उपलब्ध? गाड़ियों की कमी हमारे पास नहीं है। CCTV को लेकर भी कुछ सीसीटीवी के बारे में इसकी भी समीक्षा होगी। हमारी डीजी टीम जा रही है तो उसकी समीक्षा करेगी, कहाँ नहीं है, क्या है और क्या किया जा सकता है, इस पर भी बात होगी। सर, एक चीज है, हाल ही दिनों में पटना में देखा होना चाहिए, डॉल्फिन मोबाइल के द्वारा जो रात में गति करती है वो बेहतर प्रदर्शन नहीं है। उसी को ठीक करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए, अपराध ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं, जो आप बोल रहे हैं लॉ विधि व्यवस्था अलग चीज होती है। जो जिसका संबंध अपराध से सीधा है, अब तक करना ठीक है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं वो अपराध है, वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो अपराध और पुलिस ये चूहे बिल्ली की खेल की तरह है। हमारे पटना में आपने देखा होगा बहुत सारे अपराध तो सुनते होंगे, एक साथ टैग करके, क्लब करके न्यूज पर, टीवी पर भी चलाते हैं। 4 यहाँ लूट हुई, एक साथ बड़ा न्यूज। लेकिन डिटेक्शन जो होता है वो प्रमुखता से जो गिरोहों की जैसे अभी ADG CID हैं, केवल 1 मिनट में बता देंगे कितने अच्छे काम हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारे अच्छे काम भी काफी हुए हैं। डीजीपी साहब, 1 मिनट। डीजीपी साहब, आम आदमी जो है, देखिए, ये विधि व्यवस्था का संधारण, अपराध का नियंत्रण हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है, क्योंकि हम पुलिस चीफ हैं। तो पुलिस चीफ में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन जिम्मेवारी जो है क्राइम प्रिवेंशन ऑफ क्राइम और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ही होता है। ये हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी ये प्राथमिक जिम्मेदारी है, उतनी ही ये जिम्मेदारी आम नागरिकों की है, पत्रकारों की है, हम सब लोगों की है। हम इतना ही कर सकते हैं कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना भी हो सकता है,
और आप लोगों का अगर सहयोग मिलेगा, आम जनता का अगर सहयोग मिलेगा, हम 2 दिन के अंदर 2 डीजी कंट्रोल से मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर पब्लिक करने जा रहे हैं, जो केवल अपराध की सूचना के लिए होगा। 2 दिन के अंदर ये पब्लिक हो जाएगा, जो केवल डेडिकेटेड होगा। कोई भी व्यक्ति उस पर सीधी सूचना दे सकता है, उसका नाम पता भी गोपनीय रखा जाएगा। तो अगर हमें सूचना मिलेगी तो हमको और जनता का सहयोग मिलेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, तो अपराधियों पर दबाव बनाने में, उनको पकड़ने में हमको ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आपके सहयोग से भी उसको स्पष्ट कर दिया जाए सर, क्या बोल रहे थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हम लोगों का प्रस्ताव था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको अनुमोदित किया कि अब 1 लाख से ज्यादा केस हमारे इस बिहार में पेंडिंग है। टोटल करेक्ट फिगर कहिएगा? 1,40,000 केस अनुसंधान के लिए पेंडिंग है। और एक अगर पटना के कोतवाली थाने का ही उदाहरण ले लें तो मोटा मोटी 1,000 के आसपास एक थाना। तो बहुत ऐसे अनुमंडल हैं जहां एक अनुमंडल में 5-5 हजार केस अनुसंधान के लिए लंबित हैं। और आज से नहीं है, 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से। और एक डाटा के एनालिसिस हम लोगों ने एडीजी सीआईडी साहब ने किया, तो इन्होंने पाया कि पिछले 4 साल के अंदर कई थानों में 3 गुना 4 गुना पेडेंसी बढ़ी। पेडेंसी तो लाइन ऑर्डर के चलते, हमारे अधिकारियों की कमी के चलते, अधिकारियों के अन्यत्र व्यस्त रहने के चलते, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आज ये निर्णय हुआ, एक गृह सचिव जी का भी सुझाव था, मुख्य सचिव जी का भी सुझाव था कि अनुमंडल में एसडीपीओ के साथ उसके नीचे, उसके अधीन एक और डीएसपी की पोस्टिंग होगी, जिसको अपर पुलिस उपाधीक्षक या अपर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कहा जाएगा। वो होंगे एसडीपीओ के अधीन। तो उनके होने से क्या होगा कि सुपरविजन के चलते केसेस पेंडिंग रहते हैं, तो सुपरविजन काफी तेजी से होगा। तो हमारा लक्ष्य है कि जब तक कांड की पेडेंसी नहीं घटेगी तब तक अपराध पर नियंत्रण करना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ा काम। 1.5 लाख केस पेंडिंग है। जब तक केस नहीं घटेगा, हमारा सारा आयु, हमारी सारे संसाधन और सारे अधिकारी पुराने केस में फंसे रहते हैं, तब तक नया हो जाता है। और सर, ये थाना में जो एडिशनल एसएचओ करेंगे, वो किस चीज के लिए, अनुसंधान के लिए होंगे कि विधि व्यवस्था? ये तय हुआ, थाना में 2 एडिशनल एसएचओ होंगे, जो एसएचओ के अधीन होंगे। एक विधि व्यवस्था के प्रभारी होंगे, एक अनुसंधान के प्रभारी होंगे, और दोनों के मुखिया एसएचओ होंगे। वो दोनों एसएचओ को ही रिपोर्ट करेंगे। थोड़ा इधर देख के भी सर, एक सवाल है सीवान से। सीवान में जो महिला पुलिसकर्मी की मौत हुई है, उसका क्या अपडेट है? सर इधर देखें। महिला पुलिसकर्मी की जिसका पोस्टमार्टम हुआ था, जिसमें डॉक्टर से महिला, वो केस के अनुसंधान के बारे में भी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उसके बाद जो घटना हुई थी, आपको मालूम है कि उसका शव गया था पोस्टमार्टम के लिए। चिकित्सकों के साथ कुछ विवाद हुआ था, पुलिस वालों का मारपीट हुई, पुलिस वालों ने मारपीट किया था। उसका जैसे हमको हमारे संज्ञान में आया, तो हमने कहा कि ये नहीं हो सकता, कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसी की नहीं है, किसी को नहीं है। इसलिए मैंने उसमें केस करवाया और गिरफ्तारी भी हो गई, जिस सिपाही ने गलती की थी। परिजनों को अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिला। जमीन विवाद बताया जाता है। 1 मिनट भाई, रुक जाओ। अरे रुक जाना यार सर, परिवार को अभी तक डेड बॉडी भी नहीं मिला है। जो डेड बॉडी परिवार के पास गया था, वो भी शायद किसी दूसरे का ही था। अब इसके बारे में हमको अभी अपडेट नहीं है, कैसे हम पता करके ही बता। मौत की वजह पता चली है क्या? मौत की वजह भी नहीं पता है सर काफी दिन हो गए। जी सर, जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति आवेदन देता है और वो आवेदन एसपी साहब से जब चला जाता है थाना में, तो वही उनका चारागाह बन जाता है। उसके बाद वो व्यक्ति जिसने आवेदन दिया है ज्यादा और प्रताड़ित किया जाता है। इस पर कुछ आप कहना? ये सिस्टम व्यवस्था के दोष की तरफ आपका इशारा है, तो हमको ये कहने में संकोच ही नहीं है। और मैं तो 30 वर्षों 32 साल मेरी नौकरी में हो गए, मैं तो 32 वर्षों से बात कर रहा हूँ कि व्यवस्था में दोष है, हमारे लोगों में दोष है, थाना लेवल पर गड़बड़ी है, हमारे कुछ अधिकारी भी गड़बड़ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यही अधिकारी हैं जिनके कारण चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से होता है, यही अधिकारी हैं जिनके कारण ईद, रामनवमी,
मुहर्रम, होली, दशहरा आसानी, यही अधिकारी हैं जिनके कारण इतने बड़े बड़े कांडों का उद्भेदन भी होता है। यही अधिकारी हैं जो 5-6 मुठभेड़ भी किए हैं, AK-47 भी बरामद किए हैं। तो सिस्टम में जो दोष है उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। डीजीपी साहब, ओरिएंटेशन की बात कही जा रही है, तो थाना लेवल पे एसएचओ क्या ओरिएंटेशन दी जाएगी? क्योंकि 90% जगह केस में जो है उनका बिहेवियर के बारे में कहा जाता है कि आपका कहना एकदम 100% सही है। यही बात आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आज कही कि भाई एटीट्यूड कैसे बदलेगा, इस पर आप लोग फोकस कीजिए। माननीय गृह सचिव भी थे, मुख्य सचिव जी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बात कही, एटीट्यूड चेंज की जरूरत है, जिसके लिए उनको ट्रेनिंग, हम लोग वो टेक्निक डिवाइज कर रहे हैं कि 1/10 करके, जैसे पिछले साल एडीजीसीआईडी ने करीब 2500 सवा अधिकारियों के 5 दिन की ट्रेनिंग कोर्स, इन्होंने 3000 अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया। तो हम लोग इस पर काम कर रहे हैं और मैसेज तो लगातार हम देते ही रहते हैं अपने अधिकारियों को, थानेदार से लेकर एसपी से लेकर डीएसपी से लेकर आईजी से लेकर और थानेदार सबको। पेयजल समस्या को लेकर मंत्री विनोद नारायण झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार में पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए मंत्री विनोद नारायण झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके माध्यम से जानकारी दी। जो इस समस्या से निपटने हेतु विभाग काफी सक्रिय है। आईएम पंप के साथ 3440 चापाकल गड़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 2192 नए चापाकल निर्माण हेतु योजना स्वीकृत की गई है, ताकि जहां कहीं भी पेयजल की समस्या की सूचना मिले तत्काल वहां चापाकल गाड़ा जा सके। हिसाब से चापाकल वहाँ टैंकर की व्यवस्था है। कहीं से खबर आती है तो टैंकर जाती है। कुछ ऐसे गांव हैं गया के जहाँ नियमित भेजना पड़ता है, वहाँ नियमित जाती है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने कार्यपालक अभियंता को ये निर्देश दिया कि आप विजिलेंट रहें, आप सावधान रहें। कहीं से कोई खबर आए आपके पास टैंकर नहीं है तो वो पीवीसी का टैंक किराए पर लेकर पानी भर के, यदि आपके पास टैंकर नहीं है तो टाटा 407 हो या ट्रैक्टर हो, उस पर तुरंत भेजिए। और इस पर अब कार्रवाई हुई है। और इसलिए राज्य में जैसी हम लोगों को जानकारी है तो जो थोड़ी बहुत परेशानी थी अब दूर हो गई है। जहां से खबर आई है मेरा विभाग पूरी तरह सावधान है। एक नई परिस्थिति इस बार इसलिए पैदा हो गई कि कुछ इलाके में जहां कभी ये परिस्थिति पैदा नहीं हो चुकी और उनके घरों का चापाकल सूख गया तो उनके लिए परेशानी का कारण दरभंगा। मेरे जिले में भी 1-2 गांव है, मैं बता सकता हूँ। पंडोल ब्लॉक के सरसोपाही एक गाँव, जहाँ एकाएक सूख गया कुछ एक मोहल्ले में उनके घरों का चापा, तो घबरा गए पूरी तरह कि हम क्या करेंगे, क्योंकि ऐसी परिस्थिति उन्होंने देखी नहीं। भी लगातार चलता रहता है कि कहीं से कोई कठिनाई आवे तो हम इसको पूरा मुकाबला करें। और जब हमने हर घर नल से जल देने का निश्चय किया तो चापाकल के मामले में थोड़ी, नए चापाकल के मामले में थोड़ी संख्या में कमी आई। लेकिन इस बार कम वर्षापात के कारण हम लोगों ने पिछले इस वर्ष जो बीता है, वर्ष जो चल रहा है वर्ष, 3440 चापाकल नए हमने लगाया है। और क्योंकि अभी त्वरित हमने 2000 जब लगा के कहीं कहीं से खबरें आने लगी तो 2192 नए चापाकल स्वीकृत भी किए हैं बिहार के विभिन्न जिलों में, कि कहीं अप्रत्याशित घटना नहीं हो। प्रशासन के संपर्क में रहे, आम लोगों के संपर्क में रहे और कहीं से कोई खबर आए तो ये विलम्ब न हो कि चापाकल नहीं है। इसलिए ये है, इसलिए हमने 2192 वो 3440 के अतिरिक्त इसकी स्वीकृति कर दी है कि जब कहीं जरूरत होगी तो इसके लिए हम लोग चापाकल धंसाने का काम करेंगे। पिछले दिनों पटना के जक्कनपुर में उत्पात मचाने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों जक्कनपुर थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में उपद्रव करने वाले 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिटी एसपी ईस्ट राजेंद्र भील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया जो गाड़ी विवाद में खरीद बिक्री के चक्कर में ये पूरा बवाल हुआ था और इसके बाद इस पूरे मामले में अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही थी। 5 तारीख को जक्कनपुर थाना अंतर्गत इंदिरा नगर में 2 गुटों के बीच में फायरिंग करने और गोलीबारी की सूचना मिली थी। इसके क्रम में जक्कनपुर थानाध्यक्ष के नेतृत्व में सत्यापन किया गया और त्वरित रूप से टीम वहाँ पहुँची। सत्यापन के क्रम में पाया गया कि
वहाँ पर कुछ युवक एकत्रित हुए थे और उसमें आपस में मारपीट की घटना हुई थी। उसी का सत्यापन करते हुए आगे कार्रवाई की गई, जिसमें 4 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। तो उससे जब पूछताछ की गई तो पता चला है कि उनमें विवाद का मूल कारण मोटरसाइकिल बिक्री को लेकर था, जिसमें दीपक द्वारा इसमें दिवेश को मोटरसाइकिल 15,000 रुपये बेचने का सौदा हुआ था, जिसमें से केवल 3,000 रुपये मिले थे और बाकी 12,000 रुपये बाकी थे। तो उसी के लेन देन के क्रम में इसमें विवाद हुआ था। इसमें फायरिंग की घटना का सत्यापन किया गया, जिसका अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है, लेकिन उनका आपराधिक संबंध देख रहे हैं और उनकी तलाश छापामारी भी जारी है। हथियार बरामद होता है तो आगे जांच करने की आवश्यकता है। पटना से सटे फतुहा में 3 इंसानी कटा हुआ सर मिलने से इलाके में सनसनी फैला हुआ है। पटना से सटे फतुहा थाना इलाका में 3 कटा हुआ मानव सर मिलने की बात सामने आई। तीनों सर का धड़ गायब था। इनकी हत्या बहुत ही खौफनाक तरीके से की गई है। सभी सर में कान और नाक कटा हुआ है। एक युवक के गाल पर चाकू गोदकर अंग्रेजी में ANP लिखा हुआ है। तीनों सिर फतुहा के निशिब चक गांव के पास लगे एक मोबाइल टावर के पास मिली है। दरअसल ये गांव NH 30 से सटा हुआ है। पब्लिक के जरिए जैसे ही ये खबर पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। ग्रामीण एसपी के अनुसार लाश की स्थिति देखकर संभावना जताई जा रही है कि ट्रिपल मर्डर के इस वारदात को करीब 3-4 दिन पहले ही अंजाम दिया गया होगा। हत्या कहीं दूसरी जगह की गई है और लाश को ठिकाने कहीं और लगाया गया है। कुछ नहीं, हम आ रहे थे तो देखे कि यहाँ भीड़ लगा हुआ है। उतर के देखे कि देखे कि लाश से मुड़ी है। मूरी है तो क्या लगता है मूरी किसका है? अब हम लोग क्या जाने जाएंगे? मतलब ये देखने में क्या है, लड़का लड़की? हमको लगता है कि एगो लड़की टाइप का लगता है, 2 लड़का है। लगता है 2-3-4 दिन पहले बिगा हुआ है। अभी तो पता नहीं कैसे पता, बिना जानले कैसे सूखा हुआ है। सूखा हुआ तो है ही है। और साथ में लगता है कि एसिड से नहाया हुआ है, ऐसा लगता है। अब देखिए क्या है। कैसे जानकारी कैसे मिला? किसान है खेत में की निशिबू जग के खेत है। तो कोई बाल तोड़ने आया, वही इधर गांव में हल्ला किया। गांव में हल्ला किया तो हम लोग इधर तो बाजार से आ रहे हैं। वो फतुहा थाना अंतर्गत जो 4 लेन है उसके बगल में 3 हेड मिलर, उसमें कि 2 पुरुष का प्रतीत होता और 1 महिला का। इस संबंध में फतुहा थाना में मामला दर्ज किया जा रहा है और इसके विशेष अनुसंधान के लिए FSL टीम को बुलाई गई है और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है और अनुसंधान किया जा रहा है। पहचान हो पाई है सर किनका ये? अभी तक पहचान नहीं हो पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि 4-5 या 10 दिन पुराना बॉडी ये हो सकता है। तो हर बिंदु से हम लोग अनुसंधान करें। प्रथम दृष्टया क्या मामला लगता है? प्रथम दृष्टया ये मर्डर तो हुआ ही है उसमें, और लेकिन पहले ऐसा प्रतीत होता है कहीं और घटना करके यहाँ पर फेंक दिया गया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बॉडी की पहचान हो, उसका DNA सैंपल प्रिजर्व किया जा रहा है और हर बिंदु पर अनुसंधान कर रहे हैं। सर जहाँ पे पाया गया स्थानीय लोगों ने क्या बताया? पूछताछ में कुछ बताया? कब देखे वो जगह थोड़ा सुनसान टाइप का है और बगल में ही मक्का का खेती होती है। तो किसी किसान ने इन्फॉर्म किया था, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि रात में ही कल रात की बॉडी फेंका गया, सुबह फेंका गया है। उम्र तकरीबन क्या होगी सर? उम्र अभी तक हम नहीं टिप्पणी कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग एक्सपर्ट से हम लोग ओपिनियन ले रहे हैं। बॉडी आइडेंटिफाई हो पाया सर? अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। सिर्फ सर ही पाए गए थे सर? सिर्फ सर, 3 सर पाए गए हैं। लखीसराय में एक भतीजे ने अपनी चाची की गला घोंटकर हत्या कर दी। लखीसराय जिला के नगर थाना क्षेत्र की इंग्लिश मोहल्ला वार्ड संख्या 4 निवासी दुखन चौधरी की पुत्रवधू और स्वर्गीय संजय चौधरी की पत्नी कांति के गले में फंदा डालकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना मिलने के बाद टाउन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले के छानबीन में जुट गई। इस संबंध में पटना जिला के 12 पूरन बीघा निवासी मृतक कांति देवी का भाई पिंटू कुमार ने बताया कि बहन कांति देवी से उसके गोतनी का बेटा रविकांत चौधरी बराबर पैसे की मांग किया करता था। पैसा नहीं देने पर रविकांत चौधरी अपने परिजनों के साथ मिलकर कांति देवी की हत्या कर चुका है और बताया कि मृतका के पति का 2 साल पहले ही मृत्यु हो चुका है। पति की मृत्यु के बाद मृतका अपने सास के साथ रहती थी।
पैसा के लेकर ये सब बात आगे हुआ। मैंने पैसा नहीं देने के कारण रविकांत और बबीता देवी और विनोद चौधरी और डोली चारों मिलकर उसको गोड़ पकड़ के मूड़ी मैंने रस्सी से लगा के गला में चाप दिए, फांसी में टांग दिया। मतलब आपके अनुसार हत्या की गई है? हाँ। बेगूसराय में पिछले 11 घंटे से लापता बच्चे का शव पड़ोस में मिला। बेगूसराय में 11 घंटे से गायब मासूम बच्ची का शव पड़ोस में ही मिला। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के खातोपुर की है। मृतका की पहचान खातोपुर निवासी मोहम्मद शमशाद की 4 वर्षीय पुत्री शिफत खातून के रूप में की गई है। प्रथम दृष्टया अनुमान लगाया जा रहा है जो 4 वर्षीय शिफन खातून की पहले अपराधियों ने पिटाई की और हाथ पैर तोड़ दिया, उसके बाद गर्दन मरोड़कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है और आगे की छानबीन में जुटी हुई है। इस मामले में परिजन और स्थानीय लोग मोहम्मद शमशाद के पड़ोसी मोहम्मद कुद्दूस पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। शाम में बच्चा घर से गए, उसके बाद 2 बजे रात तक इसको ढूंढे, सब चीज किए, सुबह में इसका लाश मिला। अभी गए थे बच्चा जब गायब था तो हम लोग पुलिस वाला को खबर नहीं किए, हम लोग को टाइम नहीं था, हम लोग सोचे कि यही माले तल्ले कहीं होगा मिल जाए। 2 बजे रात तक इसको बच्चा खोजे नहीं कहीं ले जाता न ले किया खोजने के लिए, तो खा के बच्चा ओकरे ना गिए। हम गिए खोजने के लिए तो बोला नहीं। रात में कभी भी वही ले जाता है किसी का बच्चा 6 बजे, पौने 6 बजे, 5:30 बजे खिलाए, बस तुरंत आगन खाना खाया, बस तुरंत उसको आगन दिया। आया बुलाने के लिए तो खाना खा पता चला सुबह यही पर घर से दुश्मनी से ले गया, खोजा तो एक गेट नहीं खोला, गया खोजने के लिए घर जन्नतुल खान। कौन है आपके? बेटी। क्या नाम है उसका? बेटी सिफर। कहीं किसी भी जिले में जब कोई बड़ा अस्पताल, स्कूल, कॉलेज खुलता है तो लोगों में खुशी होती है जो चलो एक बढ़िया संस्थान हमारे जिले में आया। दरभंगा में भी एक ऐसा ही समय था जब पारस अस्पताल का यहाँ उद्घाटन हुआ था तो लोगों में एक आस जगी थी जो बेहतर इलाज के लिए अब लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन दरभंगा के पारस अस्पताल पर लगातार जो उंगलियां उठ रही है उससे अब ये बात सामने आनी शुरू हो चुकी है जो पारस अस्पताल लूट का एक अड्डा बनकर रह गया है। ताजा मामला एक ऐसा है जिसमें एक मरीज को डायलिसिस के बदले हेपेटाइटिस सी का शिकार होना पड़ा। किसी भी शहर में जब कोई बड़ा अस्पताल खुलता है तो लोगों में खुशी होती है जो किसी भी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ अपने जिले में इलाज हो जाएगा। दरभंगा में भी पारस अस्पताल के खुलने के समय लोगों में यही आस जगी थी, लेकिन इस पारस अस्पताल के ऊपर जितनी उंगलियां अब तक उठ चुकी हैं उससे ये बात तो अब साफ होने लगा है जो पारस अस्पताल अस्पताल नहीं बल्कि लूट का एक अड्डा बना हुआ है। यहाँ मरीजों का कोई मोल नहीं है, बीमारी आपकी जो भी हो उससे यहाँ के अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है तो बस पैसे से, चाहे वो पैसा लाश से ही क्यों नहीं नोची जाए। ताजा मामला एक ऐसा है जिसमें एक मरीज यहाँ पर डायलिसिस करवाने के लिए आते थे और 4-5 डायलिसिस के बाद लगभग 30 लाख रुपए खर्च होने के बाद इनको सौगात में क्या मिला तो हेपेटाइटिस सी। जी हाँ, ये एक घातक बीमारी है और इस बीमारी के चपेट में आने के बाद मरीज और उनके परिजनों ने सिविल सर्जन के कार्यालय के सामने धरना दिया और मांग की जो पारस अस्पताल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सिविल सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र नारायण झा ने इस पूरे मामले पर एससीएस से बात करते हुए बताया जो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच टीम ने अग्रतर जांच की मांग की है और हम जिलाधिकारी से मिलकर इस मामले में और जल्दी और ठोस कार्रवाई करने जा रहे हैं। श्रीमती सोनी झा के भतीजा हैं अभिषेक जी, वो उनकी चाची यहाँ इलाज करा रही थी पारस अस्पताल में किडनी डिजीज़ के लिए, तो और काफ़ी दिन से 2-3 साल से करा रही थी, तो वो फ्री थी, हेपेटाइटिस सी उनको नहीं था,
लेकिन बाद में डिटेक्ट हुआ कि उनको हेपेटाइटिस सी हो गया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हमारे पास ये कंप्लेन किए, तो हमने, चूँकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, जिला में हमारे कोई एक्सपर्ट नहीं है, तो हमने अधीक्षक दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय को लिख दिया कि आप जल्दी से इसका जांच कर लें। उन्होंने एक टीम गठित किया है और वो जांच कर आज हमको प्रतिवेदन प्राप्त हुई है। इस संबंध में वो अग्रतर जांच के लिए लिख रहे हैं। ये बात मैं जिला पदाधिकारी महोदय के कान में डालना चाह रहा हूँ। गंभीर बात ये है कि वो कह रहे हैं, कंप्लेनेंट कह रहे हैं, शिकायतकर्ता, कि उनके साथ साथ 3-4 आदमी और को भी ऐसी बात हो गई है। यदि यह बात सत्य है तो यह गंभीर बात है, तो इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा। और मैं जा रहा हूँ जिला पदाधिकारी से, जैसे ही वार्ता हो जाती है तो हम आपको सूचित करेंगे कि आपको क्या एक्शन लेना। सर, आपके ज़िला में अल्ट्रासाउंड में खुलेआम भ्रूण की जांच होती है। गेट पर तो लिखा हुआ रहता है जो भ्रूण की जांच यहाँ नहीं होती है, लेकिन बिना प्लेट दिए हुए भ्रूण की जांच धड़ल्ले से हो रही है। और ज़्यादातर अल्ट्रासाउंड आप चिन्हित, आप लोग भी पूर्व में कार्रवाई की गई थी, लेकिन बिना देख रेख, बिना किसी चिकित्सक के भी अल्ट्रासाउंड चलते हैं। ये शिकायत मेरे पास भी पहुंची है और पिछले दिनों मैंने जांच किया था और एक को तो मैं बंद कर चुका हूं, निलंबित कर चुका हूं, और 2 को मैंने स्पष्टीकरण पूछा है कि 24 घंटा के अंदर आपको निलंबित क्यों नहीं कर दिया जाए। इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा हूं, जो शायद आ गया है, मैं देख नहीं पाया हूं, कल नहीं था। और देखिए, सत्य बात तो ये है कि जो कराने जाते हैं भ्रूण का जांच, वो भी उतना ही दोषी है। ऐसा नहीं कि एक तरफा है। तो जब आप गलत तरीके से लेना चाहेंगे तो एक्सप्लॉइट होंगे, पैसा लेता है। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि दरभंगा पूरे जिला में ये अभियान चलता रहेगा और मैं स्वयं इसका जांच करता हूँ। मेरे साथ कोई टीम नहीं जाती है और मैंने अपने लिपिकों को भी हटा दिया है, जिन पे जाने अनजाने, परोक्ष या प्रत्यक्ष में मेरे संज्ञान में आया है कि अवलाइज होके ये लोग काम करते रहे। मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि और कुछ में तो नहीं, लेकिन अल्ट्रासाउंड वही चलाएंगे दरभंगा जिला में जो क्वालिफाइड चिकित्सक हैं। क्या हुआ है आपके साथ? पिछले 2.5 साल से मेरी चाची का डायलिसिस दरभंगा पारस में चल रहा था और इन दिनों जब से प्रशांत कुमार गए हैं, एक आरएमओ जो डॉक्टर अब्दुल वहाब थे, उनको वहाँ नेफ्रोलॉजिस्ट नियुक्त करके किडनी पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। और इन दिनों क्या किया जा रहा है, जितने भी जो वायरल पेशेंट्स होते हैं और जो वायरल पेशेंट्स हैं हेपेटाइटिस सी के, उनका डायलिसिस और नॉर्मल डायलिसिस पेशेंट का डायलिसिस एक ही मशीन पे किया जा रहा है, जिसके कारण अभी तक 5 डायलिसिस पेशेंट जो हैं वो वायरल हो गए हैं हेपेटाइटिस सी से पारस हॉस्पिटल के अंदर। ये उनके डॉक्टर यूनिट हेड और डॉक्टर अब्दुल वहाब, यूनिट हेड संदीप घोष और MS अनुराधा गोस्वामी का मिली भगत से ये हो रहा है। हमने कई बार उनसे भी कोशिश की कि वो इस चीज़ को रोकें, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो मजबूरन हमने लिखित शिकायत सिविल सर्जन के यहाँ की, ये भी कोई एक्शन नहीं लिए, तो अंत में मुझे अपनी मांग को लेकर ये भूख हड़ताल में बैठना पड़ा। क्या मांग है, किस मांगों के लिए आप बैठे हैं? सर, हमारी इलाज जो है सो वही दरभंगा पारस हॉस्पिटल से हो रही है 28 साल से। तो मांग हमारी यही है, जो गए थे किडनी का इलाज करवाने और तोहफा में मिला जो लीवर की अब जाने पड़ा हेपेटाइटिस सी से। तो हेपेटाइटिस सी इसलिए हुआ क्योंकि नॉर्मल पेशेंट और हेपेटाइटिस सी का पेशेंट दोनों का डायलिसिस एक ही मशीन पे किया जा रहा है और उच्च स्तरीय जांच, इसका उच्च स्तरीय जांच हो और डीएम साहब इंटरवीन और डीएम साहब जो है सो उनका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनी झा। यही है पेशेंट। आप ही का इलाज चल रहा था? जी, मेरा ही इलाज चल रहा है। अपने अभी तक कितने पैसा ले चुका है वो? अभी तक
तो हम 30 लाख रुपए पारस को दे चुके हैं। इनका टोटल ट्रीटमेंट का खर्चा ट्रीटमेंट मेरा वहीं हुआ है, फिस्टूला भी वहीं बनाने के लिए वहीं बना, फर्स्ट डायलिसिस मेरा वहीं से शुरुआत है और मैं अभी तक पारस के ही अंदर हूँ। अभी 1 हफ्ता फिलहाल ही हम एडमिट होकर आए हैं। हेपेटाइटिस सी हमको होने के कारण जो है सो बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ तो एडमिट होना पड़ा। अभी भी 50,000 रुपये फिलहाल लेके आए। बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूसुफ हुसैन ने सर्किट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। दरभंगा के सर्किट हाउस में बिहार अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यूनुस हुसैन ने एक संवाददाता सम्मेलन किया जिसमें उन्होंने जानकारी दी जो उन्होंने पदाधिकारियों सबके साथ एक बैठक की है और अल्पसंख्यकों खासकर बुजुर्गों के लिए सरकार की तरफ से दी जा रही सारी योजनाओं को जल्द से जल्द लागू करने की बात कही गई है। उन्होंने कहा जो बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाने के लिए शिविर लगाने को अधिकारियों को कहा गया है। सरकार का काम था कि ये रिपोर्ट आने के बाद दलित से ज़्यादा नहीं करके तो कम से कम दलित के बराबर माइनॉरिटीज़ को हक देना चाहिए। जो पीछे नहीं हो सका। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिनका स्लोगन है कि न्याय के साथ सबका विकास, बिना भेदभाव किए सबके उत्थान की बात करना और बिहार को नंबर 1 स्टेट बनाने के लिए विकास के जितने भी काम किए जाए वो काम करना। इस क्रम में हर जाति धर्म के लिए काम हुआ। ये देश हमारा जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। हर जाति के लोग हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, बौद्ध भी हैं, ये सब अल्पसंख्यक हैं। किसी ने सोचा नहीं कि इनके हक को भी जितना है मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार ने इस बात को समझा कि अल्पसंख्यक की जो संख्या है उसके अनुपात में उनको न शिक्षक संस्थान है और न रोजगार है न उसको सुविधा है। तो अपनी स्कीम उन्होंने ये बनाई कि न्याय के साथ विकास में सारे अल्पसंख्यकों को जितना हक मिलना चाहिए वो सब हक दिया जाए। इसके लिए सरकार कार्यरत है, लेकिन ज़मीन पर सरकार, सेंट्रल सरकार के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा जो कुछ भी माइनॉरिटीज़ के लिए भलाई के काम किए जा रहे हैं वो धरातल पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, इसकी जांच के लिए, इसकी देख रेख के लिए अल्पसंख्यक आयोग बना हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बहुत पावर दिया गया है उसको। वो किसी की हक तलफी नहीं हो, किसी का हक मारा नहीं जाए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, उसके देखने के लिए ये आयोग है। कि मैं समस्तीपुर में गया था और वहाँ हमने सारे अफसरों से पूछा कि आपके विभाग में क्या काम हुआ और माइनॉरिटीज़ को उसका हक मिला कि नहीं मिला। तो सारे अफसर ने यहाँ दरभंगा में, समस्तीपुर में हमने 3 को लिया था, अभी ये दरभंगा में आए हैं। यहाँ के हालात बहुत अच्छे हैं। जैसे के हालात अच्छे हैं आपकी नज़र में? जी, हालात अच्छे हैं। यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो संतोषजनक रिपोर्ट है कि अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है, बल्कि उनको हक दिया जा रहा है, उनको मिल रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है तो उसका कारण भी उन्होंने दिया है। वो कारण ये है कि जैसे वृद्धा पेंशन है तो सबको मिलेगा, चाहे जिस जाति का धर्म का हो, लेकिन जो अप्लाई नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। सही बात। तो अल्पसंख्यक में जागृति नहीं है। ये पूरी सरकार ने स्कीम तो चला दिया,
अब लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम बूढ़े हैं तो हमको सरकार पेंशन दे रही है और उसके लिए हमको अप्लाई करना होगा, तो अप्लाई नहीं किया। नहीं तो उसके लिए सरकार तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि प्रचार प्रसार करे। तो ये आदेश हमने दिया है अफसरों को कि आप माइनॉरिटीज़ के बीच में जाकर जो सरकार की स्कीम है उनका प्रचार प्रसार कीजिए और उनको प्रेरित कीजिए कि वो अप्लाई करके सरकार से जो स्कीम है उसका फ़ायदा उठाएं। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि जो भी योजना ही सरकार के लिए तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। अब यहाँ जितने लोगों ने इसका निकाला वो तो पासपोर्ट का है, समाज के जो विद्वान व्यक्ति हैं उनका धर्म कर्म है कि उस आदमी को एजुकेट करे कि सरकार की जो योजना है उसका लाभ कैसे वो उठावे। इतना सामाजिक काम हर एक कार्यकर्ता चाहे किसी जात या धर्म का हो, इंसानियत के नाते उसको करना चाहिए। ये प्रेम सद्भावना का, चूँकि हमारा है सुशासन प्रेम सद्भावना का, तो इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं, बल्कि हिंदू जाके मुसलमान का भर दे, मुसलमान पढ़ा लिखा है तो वो हिंदू का जाके भर दे, मान एक दूसरे के साथ है। और दूसरा मैसेज है कि भाई ये देश जो है माने इससे अच्छा देश सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है, सारे जहाँ से अच्छा आज भी हिंदुस्तान हमारा है। और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आपसी भार नफरत मिटाओ और प्यार की गंगा बहाओ। दूसरा रिक्वेस्ट है समाज के सारे पढ़े लिखे बच्चों लोगों को, चाहे जिस जाति धर्म के हों, कि नफरत मिटाओ और प्यार की गंगा बहाओ। तीसरा क्या है भाईजान? और तीसरा ये है कि जितनी भी स्कीमें हैं उसके जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं थोड़ा समय निकाल कर समाज सेवा करें, चाहे जिस धर्म के लोग हों, जिस जाति के लोग हों, उनको हेल्प करें कि सरकार के द्वारा जो सुविधा दी जा रही है उसका लाभ आखिर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। SCS न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए SCS न्यूज। नमस्कार।